सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग आज फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी को देख सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों चुनाव आयुक्त आज फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्माताओं को स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए बुला सकते हैं। चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं की याचिका पर आदेश दिया कि आयोग फिल्म को देखने के बाद तय करे कि क्या फिल्म की रिलीज हो सकती है या नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने आजम खान के विवादास्पद बयान पर हमला बोला। गुजरात के अहमदाबाद में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आजम खान पर मां बेटियों का अपमान करने का आरोप लगाया। एक आजम खान है, माता बहन और बेटियों का अपमान कर रहे हैं। जो शब्द जयप्रदा जी के लिए कहे हम स्वीकार कर सकते हैं। दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने अजय नायक को पश्चिम बंगाल के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया। त्रिपुरा की पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट पर सुरक्षा कारणों से मतदान तीसरे चरण में होगा। अब वहां 18 अप्रैल की जगह 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। यूपी के मेरठ में एक पेट्रोल पंप पर रुपए के लेन देन को लेकर हुए विवाद में कुछ बदमाशों ने पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। राजस्थान के झालावाड़ में आंधी और बारिश की वजह से 2 अलग अलग जगहों पर मकान ढहने और बिजली गिरने की वजह से 4 बच्चों की मौत हो गई। यूपी के उन्नाव इलाके में दिल्ली से बिहार जा रही बस ड्राइवर की गलती की वजह से बस पलट गई, जिसमें करीब 8 लोग घायल हो गए। लखनऊ से बीजेपी के उम्मीदवार और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले हनुमान सेतु मंदिर में माथा टेका। मंदिर में दर्शन के बाद राजनाथ सिंह सीधा बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं का हुजूम उनका इंतजार कर रहा था। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्री भी राजनाथ सिंह के साथ रहे। फूलों की भारी भरकम माला से राजनाथ का स्वागत हुआ, लेकिन नारेबाजी में राजनाथ सिंह के साथ अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी जोड़ दिया गया। अटल बिहारी राजनाथ सिंह, अटल बिहारी राजनाथ सिंह। इतना ही नहीं, रोड शो के लिए तैयार किए गए रथ में भी हर तस्वीर में अटल मौजूद रहे। किनारे पर छोटी ही सही, लेकिन लखनऊ के पूर्व सांसद अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर हर बोर्ड पर लगाई गई। बीजेपी दफ्तर पर हुए कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने महज 2 मिनट का भाषण दिया और दावा किया कि पूरे देश में बीजेपी को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। फिर से भारत का प्रधानमंत्री यदि कोई बनना चाहिए तो नरेंद्र भाई मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, यह सभी की एक ख्वाहिश है। बीजेपी दफ्तर से ही राजनाथ सिंह का रोड शो शुरू हो गया, जिसके जरिए बीजेपी ने लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की। करीब 10 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह नामांकन भरने के लिए कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचे और रोड शो के लिए एक बड़ा रथ तैयार किया गया। फिर एक बार मोदी सरकार के नारों वाले कई बोर्ड, बीजेपी के कई झंडे और चारों तरफ फूलों से सजावट दिखी। रथ पर राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी के कई नेता और यूपी सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं की गाड़ियां भी काफिले में शामिल रही। कार्यकर्ताओं की कई खुली गाड़ियां रथ के आगे चलती रहीं। सड़क पर दूर दूर तक केवल बीजेपी के झंडे और भगवा टोपी पहने बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखने लगी। सड़कों पर खचाखच भीड़ का अंदाजा पहले से था, इसलिए पुलिस ने ट्रैफिक पहले ही डायवर्ट कर दिया था। सड़क पर मौजूद भीड़ का हाथ हिलाते हुए राजनाथ सिंह अभिवादन करते रहे और काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रोड शो के दौरान कई जगहों पर लोग राजनाथ सिंह के स्वागत के लिए मौजूद रहे। रास्ते में पड़ने वाली इमारतों की छतों तक पर भीड़ जमा हो गई, जो नेताओं पर फूल बरसाने लगी। जगह जगह ढोल की थाप पर नाचते हुए लोग दिखने लगे। बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के झंडे के रंगों वाले गुब्बारे लेकर भी पहुंचे। बीच बीच में गुब्बारे आसमान में भी छोड़े जाते रहे और जमीन से लेकर आसमान तक बीजेपी के रंग में रंगा दिखने लगा। काफिले पर इतने फूल बरसाए गए कि सड़क ही लाल रंग से रंगी दिखने लगी। बड़ी संख्या में महिलाएं भी रोड शो में शामिल हुई। बुर्का पहने हुए कुछ मुस्लिम महिलाएं भी रोड शो में बीजेपी का झंडा थामे दिखाई दी। लखनऊ सीट बीजेपी की सुरक्षित सीट मानी जाती है, जिस पर 1991 से ही बीजेपी का कब्जा है। 28 साल से बीजेपी वहां से नहीं हारी। 1991 से 2004 तक 5 बार लखनऊ सीट से पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी बड़े अंतर से चुनाव जीतते रहे। 2009 में बीजेपी के बड़े नेता लालजी टंडन लखनऊ सीट से चुनाव लड़े और जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। 2014 में राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़े और 5.5 लाख से ज्यादा वोट लेकर जीत का एक रिकॉर्ड कायम किया। और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार भी राजनाथ सिंह बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। राजनाथ सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और उन्हें देश भर में बीजेपी के लिए प्रचार करना है, इसलिए उन्हें लखनऊ में फिर प्रचार का मौका शायद ही मिले। यही वजह रही कि उनके नामांकन पर एक बड़ा रोड शो रखा गया। गाड़ियों के अलावा ऊंटों का काफिला तक रोड शो में शामिल किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। लखनऊ रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, पूरे देश में इतिहास बनाएगा। इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन
और वी वांट कि मोदी जी आए। रोड शो में जेडीयू नेता केसी त्यागी भी शामिल हुए और जेडीयू के हरे झंडे भी बड़ी संख्या में दिखे। रोड शो के रास्ते में एक हनुमान मंदिर भी आया। राजनाथ सिंह रथ से उतरकर रास्ते में हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। भारी भीड़ के बीच राजनाथ सिंह का काफिला कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंच गया। लेकिन जिस दिन राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया, उसी दिन महागठबंधन ने भी लखनऊ से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। महागठबंधन से पूनम सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। पूनम सिन्हा कोई और नहीं बल्कि पटना से कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी है। पूनम सिन्हा लखनऊ सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने भी देर शाम आचार्य प्रमोद कृष्णम को लखनऊ से टिकट दे दिया। माना जा रहा है कि प्रमोद कृष्णम के चुनाव लड़ने से पूनम सिन्हा को फायदा हो सकता है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन और कांग्रेस में तालमेल के तहत प्रमोद कृष्णम को चुनाव मैदान में उतारा गया है ताकि लखनऊ में राजनाथ सिंह का रास्ता मुश्किल बनाया जा सके। इसीलिए लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में खुद डिंपल यादव ने पूनम सिन्हा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। डिंपल यादव खुद पूनम सिन्हा को बाहर उनकी कार तक छोड़ने आई। पूनम सिन्हा ने मीडिया से ज्यादा बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने इतना दावा जरूर किया कि वो चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगी। राजनाथ सिंह है यहाँ कोई बात नहीं, कैसे चुनाव लड़ाएंगे? अरे बहुत अच्छी तरह से लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने भी पूनम सिन्हा का पार्टी में स्वागत किया। मैं बधाई देना चाहता हूं पूनम जी को कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में लखनऊ सीट पर विपक्ष के हाथ खाली ही रहे थे। कांग्रेस से रीता बहुगुणा जोशी को 28% वोट मिले थे। बीएसपी से नकुल दुबे को महज 6% वोट मिले थे। एसपी के अभिषेक मिश्रा को केवल 5.5% वोट मिले थे, जबकि राजनाथ सिंह अकेले ही 54% वोट हासिल करने में कामयाब रहे थे। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक और नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा है। आजम खान को ये नोटिस पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भेजा गया। आयोग ने आजम खान के उस बयान को आचार संहिता का उल्लंघन माना है। चुनाव आयोग ने 7 अप्रैल से 12 अप्रैल तक यूपी में कई जगह भड़काऊ बयान के देने के आरोप में आजम खान से जवाब तलब किया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आरोप लगाया कि जब भी केरल में लेफ्ट पार्टियों की सरकार आती है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का सिलसिला बढ़ जाता है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि इस साल अब तक बीजेपी के 28 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर हमले हो चुके हैं। केरल के आलुवा में एक चुनावी रैली में अमित शाह ने दावा किया कि केरल में बारी बारी से आने वाली एलडीएफ और यूडीएफ की सरकारें एक दूसरे के भ्रष्टाचार को छिपाती हैं। एलडीएफ की सरकार आती है, यूडीएफ के भ्रष्टाचार को बचाती है। यूडीएफ की सरकार आती है, एलडीएफ के भ्रष्टाचार को बताती है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जब जब आती है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या का सिलसिला शुरू है। एलडीएफ और यूडीएफ न केरल का भला कर सकते हैं, न देश का भला कर सकते हैं। देश को आगे बढ़ाना चाहती है, देश को सुरक्षित बनाना चाहती है, दुनिया में देश को महासत्ता बनाना चाहती है, तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी एक ही विकल्प है। सूडान में राष्ट्रपति को हटाने के बाद सत्ता संभालने वाली सेना को अफ्रीकन यूनियन ने नई सरकार बनाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। राष्ट्रपति के हटने के बाद से ही वहां के लोग राजधानी खार्तूम में नई सरकार बनाने की मांग लेकर धरने पर बैठे हैं। जिन्हें जबरन हटाने के लिए सेना के जवान मार्च करते भी देखे गए। बीते 10 दिन से खार्तूम में सेना हेडक्वार्टर्स के बाहर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने सूडान पर सेना के शासन से इनकार कर दिया, जिसने राष्ट्रपति को पद से हटाने के बाद 2 साल तक सत्ता संभालने की घोषणा की थी। सत्ता बदल का विरोध जताते हुए अफ्रीका के 54 देशों के संग अफ्रीकन यूनियन ने इसे तख्तापलट करार दिया, जिसके बाद सूडान की सेना बैकफुट पर आ गई। खार्तूम में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भी अफ्रीकन यूनियन के फैसले पर खुशी जताई और नई सरकार बनने तक सेना के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। जैश आतंकी कश्मीर में चुनाव के समय अनंतनाग में हमला कर सकते हैं। अनंतनाग में 23 अप्रैल, 29 अप्रैल और 6 मई को मतदान होना है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकवादी 22 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच सुरक्षा बल और आम लोगों को निशाना बनाकर हमला कर सकते हैं। खबर है कि इससे पहले 14 अप्रैल को भी श्रीनगर में आतंकी हमले की साजिश रची गई थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा की वजह से आतंकी अपनी साजिश में नाकाम हो गए थे। छत्तीसगढ़ में कांकेर में मंत्री कवासी लखमा ने एक रैली के समय लोगों को ईवीएम में कांग्रेस के बटन के अलावा दूसरा बटन दबाने से डराया। पहला नंबर बटन, दूसरा नंबर बटन दबाओगे करंट लगेगा। पहला नंबर में दबाना है, पहला
कर लोकसभा से जीतना है। अमेरिका ने हाफिज सईद के करीबी आतंकी साजिद मीर को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया है, जिसके बाद उसका बचना अब नामुमकिन है। साजिद मीर 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों में शामिल था, लेकिन अब उसका खात्मा तय है, क्योंकि अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आने का मतलब मौत के काउंटडाउन का शुरू होना है। साजिद मीर आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद का राइट हैंड है, जिसके खिलाफ 26/11 हमले के आरोपी डेविड हेडली के बयान पर कार्रवाई हुई। पाकिस्तान उनको ट्रेन करके वापस अपने देशों में भेजता है, ताकि अपने अपने देशों में, खास करके हिंदुस्तान में, इन्हीं के माध्यम से ऐसे दंगे फसाद किए जाए जिससे पाकिस्तान के ऊपर उंगली न उठ सके। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक 26/11 हमले के आरोपियों में एक साजिद 2 साल से अंडरग्राउंड है, लेकिन वो पाकिस्तान में रहकर अब भी आतंकी नेटवर्क संभाले हुए है। यही नहीं, साजिद मीर ने सर्जरी कराकर अपनी शक्ल भी बदल ली, लेकिन अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किए जाने के बाद उसका पाकिस्तान में खुलेआम घूमना और आतंकी साजिशों को अंजाम देना बंद हो सकता है, क्योंकि मोस्ट वांटेड आतंकी पर तमाम तरह की बंदिशें लागू हो जाती हैं और वो खुफिया विभाग के रडार पर आ जाता है। खबर है कि हाफिज का करीबी साजिद मीर पाकिस्तान के मुरीदके में आतंकी कैंप चला रहा है, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना का पूरा समर्थन है। ISI साजिद को पैसों से लेकर हथियार तक मुहैया करा रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार भी उसके खिलाफ कार्रवाई के बजाय उसकी हिफाजत में जुटी है। लेकिन अमेरिका के ऐलान के बाद पाकिस्तान के लिए खूंखार आतंकी साजिद मीर को बचाना मुश्किल होने वाला है। 43 साल का साजिद मीर मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले का गुनहगार है, जो पाकिस्तान में बैठकर मुंबई में मौजूद आतंकी अजमल कसाब को निर्देश दे रहा था। यही नहीं, साजिद मीर भारत के अलावा फ्रांस में भी आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है और उसने ही डेनमार्क के एक अखबार पर हमले की साजिश रची थी। यूपी के आगरा में आरएलडी नेता अजीत सिंह ने चुनावी सभा में पीएम पर खुद को चौकीदार बताने के बहाने तंज कसा। मोदी जी, हमें चौकीदार नहीं चाहिए, हमें प्रधानमंत्री चाहिए। चोर का जमाना जाने वाला है, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। यही नहीं, अजीत सिंह ने पीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उनकी डिग्री पर भी सवाल खड़े किए। ये झूठ नहीं बोलता, इसने आज तक एक सच नहीं बोला। यूट्यूब पे है इनका वीडियो, पूछा कहाँ तक पढ़े हो, बोले मैं हाई स्कूल पास। जेटली साहब और अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक डिग्री दिखाते हैं मोदी साहब की, कि मोदी साहब ने MA पास किया था इमरजेंसी के दिनों में। आज तक मोदी साहब की यूनिवर्सिटी हमको भेजने का काम नहीं किया। चुनाव आयोग की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार करने पर रोक लगाए जाने के बाद वो लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर दर्शन करने पहुंचे, जहां उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे, जिनके साथ उन्होंने बजरंग बली के दर्शन किए। हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे सीएम योगी ने सबसे पहले पुजारियों को माला और प्रसाद बजरंग बली पर चढ़ाने के लिए दिया। इस मौके पर मंदिर में मौजूद समर्थक लगातार जय श्री राम के नारे लगाते रहे। बजरंग बली को भोग लगाने के बाद पुजारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फूलों की माला और चुनरी भेंट की। बजरंग बली के दर्शन के बाद सीएम योगी ने समर्थकों के साथ कुछ देर मंदिर में हाथ जोड़कर ध्यान भी लगाया। कहा जाए तो एक तीर से 2 निशाना हो गया है। भगवान की अपने आराध्य की पूजा भी कर रहे हैं और एक मैसेज भी जा रहा है पूरे प्रदेश में, पूरी जनता में और जो उनके फॉलोअर हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री ने मंदिर में मौजूद बाकी देवी देवताओं के दर्शन भी किए। साथ ही उन्होंने मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की। मंदिर दर्शन से पहले सीएम योगी ने चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने बजरंग बली में अपनी आस्था का जिक्र किया। बताया गया कि इससे पहले भी कई बार सीएम योगी लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर दर्शन के लिए आ चुके हैं। मुख्यमंत्री बने थे तब भी आए थे, यहीं पर प्रमुख मंदिर है तो यहाँ पे अवश्य आते हैं, हर कोई आता है। सीएम योगी ने चुनाव प्रचार के दौरान अली बजरंग बली वाला बयान दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए उनके प्रचार पर 72 घंटे के लिए रोक लगा दी। दिल्ली पुलिस ने कीर्तिनगर हत्याकांड के 2 आरोपियों को पकड़ने का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले हुए कीर्तिनगर हत्याकांड में 2 आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार कर दावा किया कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लूट के लिए व्यापारी की हत्या की गई। चुनाव आयोग ने आजम खान को 7 से 12 अप्रैल के बीच अलग अलग जगहों पर कथित भड़काऊ बयान देने को लेकर एक और नोटिस भेजा। बीएसपी नेता सतीश मिश्रा ने मायावती का बचाव करते हुए कहा कि चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। दिल्ली की खेड़ा इलाके में कार सवार बदमाशों ने बाइक सवार लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के बैतूल इलाके में बिजली गिरने की वजह से एक 40 फीट ऊंचे पेड़ पर आग लग गई। मुंबई के बांद्रा इलाके के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक बेकाबू कार सड़क की दूसरी तरफ डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कार सवार घायल हो गया।
बीएसपी नेता सतीश मिश्रा ने मुसलमानों पर दिए मायावती के बयान का बचाव करते हुए चुनाव आयोग पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने आयोग की नीति को दलित विरोधी बताया। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी जनसभाओं में खासकर अली व बजरंगबली की बात करके लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का भरपूर प्रयास किया। बहन कुमारी मायावती जी को मजबूरी में अपनी एक चुनावी जनसभा में यह बताना पड़ा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दो धर्मों के बीच अर्थात अली व बजरंगबली की आड़ में नफरत पैदा करके इस चुनाव को जीतना चाहते हैं, तो इनके बहकावे में जनता को कतई भी नहीं आना। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।